हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप का ध्यान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोन सुरक्षा के बारे में। लोन सिक्योर, जिसको ऋण सुरक्षा भी कहा जाता है। ऋण सुरक्षा क्यों लेनी जरूरी है, लोन सिक्योर क्यों करवाना जरूरी है, कौन लोन सिक्योर ले सकता है, कौन अपनी ऋण सुरक्षा ले सकता है, किसको लेनी चाहिए और किस किस चीज के ऊपर ऋण सुरक्षा मिल सकती है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, आजकल लगभग जितने भी लोन होते हैं, जो भी बैंक, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या कोई भी लोन प्रोवाइडर जो आपको लोन दे रहा है, वो लोन को सिक्योर कर लेता है। उसका लोन सिक्योर का मतलब है वो लोन का इंश्योरेंस करवा देता है। जितना पैसा वो आपको देता है उतने का वो इंश्योरेंस करवा देता है। पहले तो क्या होता था, आज से 20 साल पहले तो ये लोन सिक्योर चला नहीं था, उस टाइम इसका रिवाज नहीं था। उस टाइम बहुत दिक्कत आती थी। ज्यादातर उस टाइम स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप के लोन इतने होते भी नहीं थे। उस टाइम जो रिवाज था, लोग ट्रैक्टर का लोन लेते थे, होम लोन लेते थे, इस टाइप के लोन थे जो वो बड़े प्रचलित थे। उनमें दिक्कत परेशानी कहाँ आती थी भाई, किसी आदमी ने 50 लाख रुपए का लोन लिया और उसने वो लिया 20 साल के लिए, और 18 साल के बाद भगवान ना करे वो रहा नहीं। अब क्या होगा, 12 साल की किस्त है। अगर उसकी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है और उसके बच्चे छोटे हैं, अर्निंग का कोई साधन नहीं है, तो वो क्या करेंगे। उस सिचुएशन में क्या होता था, बैंक 2, 4, 6 महीने करके नोटिस भेज के उनकी ऑक्शन करता था, उनके मकान की कुर्की करता था और उनसे मकान वो खाली करवा लेता था। और जो वो पिछले 8 साल के पैसे दिए हुए थे वो भी लगभग सारे ब्याज में ही खत्म हो जाते थे। अब क्योंकि बैंक ऑक्शन करता है तो वो कम में ही अपना सामान बेच देता है, क्योंकि बैंक या एनबीएफसी कंपनी का तो वो मकान नहीं है, ना वो उससे जुड़ा हुआ है। उसको तो अपना पैसा पूरा करना है, वो बाजार रेट से कम में ही बेच देता है। वो सिर्फ उतने पैसे लेना चाहता है जितने उसको उस आदमी से जिसकी डेथ हो गई, उतना जितना पैसा उसको लेना, बैलेंस लेना था, वो सिर्फ उतना पैसा लेना चाहता है और वो उसको कुड़क करके ऐसे ले लेता था। बाद में क्या हुआ, एक नया कंसेप्ट आया ऋण सुरक्षा के नाम से। वो लोगों ने ज्यादातर होम लोन के ऊपर ये चला, लैब के ऊपर भी चल गया। ज्यादा शुरू में तो यही रिवाज चला था कि होम लोन के ऊपर ऋण सुरक्षा चल गई, लोन सिक्योर का रिवाज चल गया। हर बैंक या एनबीएफसी कंपनी भी लोन सिक्योर करने लगी। उसके 2 कारण थे। एक कारण तो ये था कि जिस आदमी को वो लोन दे रहा है उसके बारे में उसने सभी उसको चेक किया है। आज की डेट में कोई लोन लेगा, सबसे पहले उसका सिबिल चेक करेंगे, बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, उसकी जॉब करता होगा तो सैलरी स्लिप देखेंगे, एफआई होगी, फील्ड इन्वेस्टिगेशन होगी, और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से बैंक चेक करेगा या एनबीएफसी बैंक कंपनी चेक करेगी। अब दिक्कत परेशानी कहाँ आती है, अगर उसने लोन को सुरक्षित नहीं किया, ऋण सुरक्षा नहीं ली, मतलब जो लोन लिया उसके ऊपर उसका इंश्योरेंस नहीं उसने आदमी ने करवाया, तो वो दिक्कत कहाँ आती थी। बैंक या एनबीएफसी कंपनियां तो उस टाइम पहले इतनी नहीं थी, लेकिन आज की डेट में तो बहुत सी एनबीएफसी भी होम लोन कर रही हैं। तो इनको दिक्कत परेशानी कहाँ आती है, अगर वो जिसको इन्होंने लोन दिया है, अगर वो आदमी पूरा हो जाए, वो बीच में से हट जाए, तो ये उसकी ऑक्शन तो कर देते हैं, अपना पैसा तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन उसमें प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है। 6 महीने भी लग जाते हैं, 2 साल भी, 3 साल भी। तो क्या होता है, बैंक या एनबीएफसी कंपनी का पैसा उतने टाइम के लिए वो फंस जाता था। अब इन्होंने क्या किया, ये लोन बाद में देते हैं, ऋण सुरक्षा पहले कर देते हैं, लोन को सिक्योर पहले करते हैं, लोन देते बाद में, डिस्बर्स बाद में करते हैं, सिक्योर उसको पहले कर देते हैं। इससे इनको आसानी होगी और जो ग्राहक है उसको भी आसानी होगी। किसी ने 50 लाख रुपए का लोन लिया, अगर वो 18 साल के बाद नहीं रहा, लोन है उसका 20 साल का, 50 लाख का, अगर 20 साल का लोन किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से ले तो मोटा मोटा 1 लाख के ऊपर 1,000 रुपए किस्त होती है।
मतलब 50 लाख रुपए का लोन लिया तो उसकी 50,000 रुपए किस्त थी, अगर वो 18 साल के बाद पूरा हो गया, अभी किस्तें 2 साल की बची हुई हैं, तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो उस कंपनी का पैसा या बैंक का पे कर देगी। और वो जो रजिस्ट्री रखता है हमेशा बैंक ओरिजिनल, वो डॉक्यूमेंट जो उसके नॉमिनी होगा, ज्यादातर वाइफ होती है या बच्चे होते हैं उस आदमी के, जो वो नहीं रहा, वो उसका वापसी कर देंगे और उसको एनओसी दे देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एक तो बैंक को सबसे पहला फायदा ये हुआ, ये ऋण सुरक्षा चलने से। और दूसरा फायदा ग्राहक को भी फायदा हो गया भाई, अगर वो 2 साल के बाद पूरा हो गया, केस उसका 20 साल का था, लोन 20 साल का हुआ, तो वो 18 साल का पैसा जो बैलेंस है वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। इससे क्या हुआ, एनबीएफसी कंपनी, बैंक को भी फायदा होगा और ग्राहक को भी फायदा होगा। अब बैंक या एनबीएफसी कंपनी को दूसरा फायदा क्या हुआ, ज्यादातर बैंकों ने इंश्योरेंस करने का भी लाइसेंस अपने पास ही लिया हुआ है। आपने देखा होगा कि बहुत से बैंकों के साथ या जिसके पास नहीं भी है उन्हें किसी कंपनी से टाई अप किया हुआ है। ऐसे ही एनबीएफसी कंपनियों ने भी बहुत से लाइसेंस लिया हुआ है इंश्योरेंस करने का, अगर नहीं है तो किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है। अगर वो किसी को 50 लाख रुपए देते हैं और उसका लोन सिक्योर करते हैं, लोन सिक्योर का मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में कि जितने का उसने लोन दिया उसका उतने लोन का बीमा कर दिया। अब वो बीमा उसका कर देते हैं तो बीमा कंपनी उनको कमीशन दे देती है, वो कमीशन बैंक या एनबीएफसी कंपनी के अकाउंट में चली जाती है, और वो खुद से ही कर रहे हैं तो वो सारा पैसा उन्हीं के पास रह जाता है। कोई जरूरी थोड़ी है वो आदमी नहीं रहेगा, वो रहेगा तो उससे पैसा लेंगे ही, नहीं रहेगा तो वो ऋण सुरक्षा से उसको पूरा हो जाएगा। अब आजकल मेरे देखने में ये आता है कि हर चीज के ऊपर लोन सिक्योर करना शुरू कर दिया है। इवन स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, कोई भी चीज आप खरीदें उसके साथ ऋण सुरक्षा उसके साथ जोड़ दी गई है, इनबिल्ट कर दी गई है। उसका वही कारण है जो मैंने पहले आपको बताया, क्योंकि ज्यादातर बैंक या एनबीएफसी कंपनी खुद से ही इंश्योरेंस कर रही है या उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया, उनको डबल फायदा हो जाएगा, इधर से ब्याज मिलेगा, उधर से उनका पैसा सेव हो गया। अगर वो आदमी नहीं रहा तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। तो ये आपको ऋण सुरक्षा जो है, कोई भी लोन लें आप, उसकी ऋण सुरक्षा आपको जरूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से केस मेरे देखने में आते हैं। एक हमारी नॉन भी है, वो यहीं पे रहती हैं, उनके हस्बैंड ने करण विहार में मकान लिया था करनाल में, 15 लाख रुपए का लोन करवाया था, लगभग 17, 18 या 20 लाख रुपए का उन्होंने लिया होगा उस टाइम, 2003-4 की बात है। ओबीसी बैंक से लोन लिया था, उस टाइम उनके ऋण सुरक्षा वो दे रहे थे, लोन सिक्योर दे रहे थे, लेकिन उन्होंने वो करवाया नहीं, और नहीं करवाया। उसके 2-3 साल तक तो वो आदमी किस्त भरता रहा। उसके बाद वो एक दिन बुलेट पे जा रहा था, हेलमेट उसने पहना नहीं हुआ था, प्रताप पब्लिक स्कूल के पास उसका एक्सीडेंट हो गया इस आदमी का, और उसकी मृत्यु होगी उसकी वजह से। अब क्या हुआ, अब उसके बच्चे अकेले रह गए। अब जब एक आदमी बीच में से हट जाता है और वो अर्निंग मेंबर है, कमाने वाला है, तो वो जो पीछे वाले होते हैं उनकी फाइनेंशियल डेथ हो जाती है, मतलब वो जिंदा तो रहते हैं लेकिन पैसे की वजह से उनकी मृत्यु के कगार पे वो पहुंच जाते हैं। अब जो उसकी वाइफ है वो अपने बच्चों को पालेगी, अपना खर्चा चलाएगी, बिजली का बिल भरेगी, पानी का बिल भरेगी, या बैंक की किस्त देगी। अब 2-3 साल तो उन्होंने बैंक की किस्त किसी तरीके से दी, लेकिन उसके बाद फिर बैंक के नोटिस आने शुरू हो गए, बुरा हाल हो गया। वो आज की डेट में ऑक्शन के उस ऑप्शन पे आ गई है, बैंक उसको खोसने पे उतारू हो रहा है, और लगता है वो ले भी लेगा इस तरीके से। तो ये इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी किस्त नहीं होती, क्योंकि वो क्या करते हैं, ज्यादातर जो ऋण सुरक्षा करते हैं उसका जो प्रीमियम आता है, इंश्योरेंस की जो किस्त आती है, उसको भी पर मंथ में ही डिवाइड कर देते हैं। करेंगे तो आपका 20 साल का, लेकिन वो 20 साल के इंश्योरेंस के पैसे आपको पहले नहीं देने, वो आप मंथली जैसे आपकी किस्त जाती है उसके साथ ही वो उसको जोड़ देंगे, तो आप उसको इजीली पे कर सकते हैं। अगर आपका 20 लाख रुपए का लोन है तो उसमें इंश्योरेंस की किस्त मैक्सिमम 500-400 रुपए पर मंथ होगी। जब आप 20,000 रुपए दे रहे हैं, 300-400 रुपए अगर उसकी किस्त भी होगी,
तो आप 20,300 रुपए भी इजिली दे सकते हैं। अगर आप 20,300 रुपए देंगे तो आपकी ऋण सुरक्षा होगी 20 लाख रुपए का सिक्योर होगा। आपका 50 लाख रुपए का लोन है, आपकी 50,000 रुपए किस्त पड़ेगी, 500-400 रुपए उसके साथ और ऋण सुरक्षा के नाम के लगेगा। अब आप 50,000 रुपए देने हैं तो आपको 50,500 रुपए देने हैं। उससे क्या होगा, आपका 50 लाख रुपए का ऋण सिक्योर हो जाएगा। भगवान ना करे अगले 20 सालों में आपको कुछ भी हो गया, अगले दिन हो गया इंश्योरेंस करवाने के, या एक दिन पहले होगा, एक साल पहले हो गया 20 साल से, तो वो सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी उसको पे कर देगी और आपके बच्चों को उस घर से कोठी बंगला जो भी आपने बनाया लोन लेके वो कुड़क नहीं होगा, वो आपके पास, आपके बच्चों के पास उसकी रजिस्ट्री इजीली आ जाएगी। इसको बोलते हैं ऋण सुरक्षा। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि हर आदमी को इंश्योरेंस करवाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस का एजेंट नहीं हूं, ना ही मैं यहां किसी भी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी का नाम लूंगा, ना मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी को प्रमोट कर रहा हूं। मुझे किसी कंपनी से कोई पैसा नहीं मिला और ना ही मुझे ये पैसा चाहिए। और लेकिन फिर भी मैं जो समझता हूं कि मध्यम वर्गीय आदमियों को जरूर इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। एक तो लोन सिक्योर जरूर करवाना चाहिए, चाहे आपने कार ली है, ट्रक लिया है, बस लिया है, मकान ली, दुकान ली, कुछ भी चीज ली, उसकी ऋण सुरक्षा करवा लो। मैं आपको उदाहरण से समझा चुका हूं। अगर आपका 50 लाख रुपए का भी लोन है तो आपकी 50,000 रुपए किस्त में मात्र 500-600 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और आपका इजिली वो लोन सिक्योर हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि किसी आदमी ने अगर कोई लोन 50 लाख रुपए का करवाया, भगवान ना करे अगर वो 6 महीने के बाद नहीं रहा, तो उसने 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की किस्त तो 500 रुपए के हिसाब से सिर्फ 3,000 रुपए भरे हैं और 50,000 रुपए के हिसाब से उसने अपनी किस्त भरी है 6 महीने की 3 लाख रुपए। अब उसको 47 लाख रुपए भी बैलेंस देने हैं और उनका ब्याज भी देना है, तो वो 3,000 रुपए जो है वो 3,000 से ही वो कवर हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी उसको पे कर देगी। यहां तक तो हुई ऋण सुरक्षा की बात। अब जो मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी हैं, जो लोअर मध्यम वर्गीय के, मीडियम के या अपर मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, इन आदमियों को लोन सिक्योर या वैसे भी अपना इंश्योरेंस जरूर उनको करवाना चाहिए। उसका क्या महत्व है मैं आपको बताता हूं। हमारे देश में लगभग 100 करोड़ जनसंख्या मध्यम वर्गीय श्रेणी में आती है। 135 करोड़ के करीब हमारे देश में जनसंख्या है। 35 करोड़ जो आदमी है वो लगभग बीपीएल की श्रेणी में है, या वो हैंड टू माउथ आदमी है कि बस कमाया और खा लिया, उसके अलावा उनके पास कोई पैसा नहीं है। या तो वो घुमंतु प्रजाति के हैं, आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, अब यहां रह रहे हैं, फिर पानीपत, फिर चरखी दादरी, फिर कहीं और रहने लग जाएंगे। तो और जो सुपर रिच है वो तो है ही नाम मात्र, वो तो होंगे भी 10,000 नहीं 135 करोड़ में से। तो दो तरह कैटेगरी के आदमियों को मेरे हिसाब से इंश्योरेंस की, किसी भी तरह के इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। एक तो वो जो मतलब पैडल रिक्शा चला रहा है, आज की डेट में भी जो आदमी पैडल रिक्शा चला रहा है वो 300-400 रुपए आराम मुश्किल से कमा रहा है, वो उसका आज ही घर का नहीं खर्चा नहीं चल रहा है। या जो झुग्गी झोपड़ी में बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं, या कोई और छोटा मोटा बिल्कुल ही छोटे लेवल का काम कर रहे हैं, जिससे वो 300-400-500 रुपए मुश्किल से एक दिन में कमा पाते हैं, कई बार 200-250 भी उनको बचते हैं। तो उनको मेरे हिसाब से इंश्योरेंस करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो आज इंश्योरेंस करवाएंगे, उस 10,000-8,000 रुपए जो उसने कमाया उसमें से भी वो इंश्योरेंस करवाएंगे, तो उनको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो 8-10 हजार रुपए आज कमा रहे हैं और उनके 4-5 बच्चे भी हैं, आज भी वो अनकन्वर्ट हो रहे हैं, आज भी उनको पैसे की दिक्कत पड़ रही है। भगवान ना करे वो बीच में से हट जाएंगे तो फिर भी उतनी ही दिक्कत पड़ रही है, उससे ज्यादा तो कोई दिक्कत पड़नी नहीं, क्योंकि उनके बच्चे भी कुछ कमा रहे हैं। ऐसे आदमी के लिए इंश्योरेंस नहीं बना है जिसकी आज बेसिक जरूरत पूरी नहीं हो रही है, चाहे इसमें वो कोई भी आदमी हो। अगर उसकी आज भी बेसिक जरूरत पूरी नहीं हो रही है, मेरे हिसाब से उसको इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहिए। और दूसरी कैटेगरी के आदमी वो हैं जो सुपर रिच है, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, इस टाइप के जो लोग हैं, इनको का इंश्योरेंस की जरूरत है। इन्होंने तो इंश्योरेंस कंपनियां खुद से ही खोली हुई है,
बिरला की भी है, टाटा की भी इंश्योरेंस कंपनी है, रिलायंस की भी इंश्योरेंस कंपनी है, इनकी तो खुद से ही इंश्योरेंस कंपनी है। ये पैदा जो हुआ है जाएगा तो वो भी, मरेंगे तो वो भी, लेकिन उनकी बच्चों की फाइनेंशियल डेथ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब वो चले जाएंगे वो हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को छोड़ जाएंगे और वो उनके जो लीगल हायर है उनको वो ही मिलेगी, तो उनको फाइनेंशियल लॉस मेरे हिसाब से कोई इतना ज्यादा नहीं होगा। उनके लिए भी इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। अब जो बचे हैं हमारे देश में 100 करोड़ आदमी, उनको इंश्योरेंस करवाने की 100% करवाने की जरूरत है, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी हैं आज वो अर्निंग कर रहे हैं, आज उनका घर परिवार आराम से इजली अच्छे तरीके से चल रहा है। भगवान ना करे कभी उनमें से वो जो अर्निंग मेंबर है, ज्यादातर हमारे यहां 70% लेडीज जो हैं वो हाउस वाइफ हैं, सिर्फ 30% मैक्सिमम जो वर्किंग वूमेन है वो काम कर रही हैं घर से निकल के। लेकिन जो वो 70% हाउस वाइफ हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनके जो हस्बैंड है वो काम कर रहे हैं, वो अर्निंग कर रहे हैं और वो परिवार उनका अच्छे से चल रहा है। भगवान ना करे कभी वो बीच में से हट जाए तो वो क्रिटिकल सिचुएशन फिर आ जाएगी। हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आदमी कोई पूरा हो गया, वो मर गया, क्या उसके बच्चों को लाइट फ्री चल जाएगी, या वो एसी ठीक करने वाला फ्री कर देगा, या गाड़ी में फ्री में तेल डलना शुरू हो जाएगा उनका, या स्कूल की फीस माफ हो जाएगी, बच्चों की ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी, या कपड़े उनको फ्री में मिल जाएंगे। दुनिया में कोई भी चीज उन्हें फ्री नहीं मिलने वाली। अगर हम बीच में से हटेंगे दुनिया फिर भी ऐसे ही चलती रहेगी। अगर कोई वर्किंग वुमेन भी है, हस्बैंड वाइफ भी, अगर कोई दोनों भी कमा रहे हैं तो उन्होंने अपना लाइफस्टाइल उसी हिसाब से मेंटेन किया हुआ है। अगर कोई हस्बैंड और वाइफ आज 50,000 रुपए कमा रहे हैं, उन्होंने कोई लोन भी ले रखा है, ऋण सुरक्षा भी उन्हें भी करवा लेनी चाहिए। अब दिक्कत परेशानी कहां है कि अगर एक आदमी उनमें से बीच में से हट गया, अब उनको 50,000 रुपए में अपना घर चलाने की आदत पड़ी हुई है, एक हटेगा उसकी अर्निंग भी हट जाएगी। इंश्योरेंस में क्या है, इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इमोशन को किसी चीज में तोला नहीं जा सकता। कोई ऐसा तराजू नहीं है जिसमें हम इमोशन को रख के तोल दें कि इस आदमी का इतना नुकसान हो गया। इंश्योरेंस को सिर्फ फाइनेंशियल वैल्यू में तोला जा सकता है। इसको बोलते हैं HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। हर आदमी की एक लाइफ की एक वैल्यू है। वो वैल्यू निकालते कैसे हैं? जितनी मेरी ईयरली इनकम है उसको 20 से अगर गुणा कर दिया जाए, वो मेरी आज की HLV है, मेरी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है। मेरी जिंदगी की कीमत उतनी है जितना पैसा मैं आज एक साल में कमा रहा हूं, उसको 20 से गुणा कर दिया जाए तो वो मेरी आज की वैल्यू है। मेरी भी और हर आदमी को ऊपर लागू है, चाहे वो 2 लाख रुपए साल के कमा रहा है, चाहे वो 50 लाख रुपए साल के कमा रहा है, उसको 20 से अगर गुणा कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू वो निकल आती है। इसी तरह से अगर वो आदमी कोई टर्म प्लान लेना चाहे, वो किसी भी कंपनी का टर्म प्लान ले ले, उस टर्म प्लान में क्या होता है, प्रीमियम बहुत कम होता है। टर्म प्लान लेना कैसे चाहिए? आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या किसी भी कंपनी से ले सकते हैं। आपने देखा होगा LIC की टैगलाइन है, बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। अब ऐसा नहीं है कि LIC ही हमारे देश में काम कर रही है लाइफ इंश्योरेंस का, इसके अलावा 23 कंपनियां और हमारे देश में इंश्योरेंस का काम कर रही हैं। टोटल 24 कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस का काम कर रही हैं। उसके अलावा अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो उससे भी ज्यादा कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस का काम कर रही हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में आजकल स्कोप ज्यादा है और लोग इसको समझ भी रहे हैं। लेकिन हमारे देश में अभी भी उतनी जागरूकता नहीं आई है। वो ये सोचते हैं क्या यार ये प्राइवेट कंपनी है तो मेरे पैसे लेके भाग जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा, रिजर्व बैंक का नाम तो सबने सुना है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सारे देश में जितने भी बैंक है, प्राइवेट या सरकारी, वो सबको रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक जितने भी बैंकिंग के क्षेत्र हैं। ऐसे ही ट्राई का नाम सुना होगा, वो ट्राई जो है वो भी एक रेगुलेटर है। वो इसके मोबाइल के, लैंडलाइन के, ब्रॉडकास्ट के, इसके नेट के, इनको सबको रेगुलेट करने के लिए बना है। ऐसे है सेबी,
ये सभी शेयर बाजार को, जितने भी हमारे देश में शेयर बाजार के संबंधित कार्य होते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए ये बनाया। अब एक नया आ गया है, आपने सुना होगा, रेरा। रेरा मीन्स रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी। जो भी कोई कॉलोनाइजर, बिल्डर सारे देश में कहीं भी काम कर रहे हैं, उनके ऊपर रेरा लागू हो गया, उनके ऊपर भी एक रेगुलेटर बना दिया गया है। ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर भी है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सभी इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट करती है, मतलब कोई भी वो गाइडलाइंस इशू करती है, उसके अकॉर्डिंग LIC और जो वो 23 कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां या कोई भी जनरल इंश्योरेंस कर रही है कंपनी, उसको IRDAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस करना पड़ता है। ऐसे तो फिर इंश्योरेंस करवाने के बाद कोई भी क्लेम नहीं देगा। मेरे देखने में यह आया कि ज्यादातर लोग स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का इनका जो इंश्योरेंस करवाते हैं और करवाना जरूरी भी समझते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से हमारा चालान कट सकता है, पुलिस हमारे को रोक सकती है, हमारा चालान कट सकती है। इसको बचने के लिए लोग गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, सोचते हैं यार कहीं टूट फूट गई तो मेरा ज्यादा पैसा लगेगा, या ये चोरी होगी, आग लगी तो दिक्कत पड़ेगी, और नहीं तो पुलिस मेरा चालान काट देगी 10,000 रुपए का। उससे बचने के लिए लोग इंश्योरेंस करवाते हैं गाड़ियों का, जो कि जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस को वो जरूरी नहीं समझते, क्योंकि उसमें कोई पुलिस वाला उसको पकड़ता नहीं। सारे देश में कोई पुलिस वाला ये नहीं कहेगा, ना ही पकड़ सकता कि भैया आपने लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाया है। लाइफ इंश्योरेंस सबसे जरूरी चीज है, और हेल्थ इंश्योरेंस मेरे हिसाब से उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसको चले हुए लाइफ इंश्योरेंस को 202 साल हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि 1818 में जो सबसे पहला इंश्योरेंस होना शुरू हुआ था, उसको बोलते हैं मॉडर्न इंश्योरेंस। जो आज की डेट में इंश्योरेंस हो रहा है, यह मॉडर्न इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता है। इसकी नींव जो है वो 1818 में लंदन के लॉयड कैफे हाउस में किसी आदमी ने इस बारे में सोचा, उसने मॉडर्न इंश्योरेंस करने के बारे में सोचा। उससे पहले भी सारी दुनिया में इंश्योरेंस होते थे, लेकिन वो असंगठित थे, वो उनका संगठित नहीं था। उसमें क्या था, जैसे मछुआरे होते थे उस टाइम भी, हवाई जहाज का तो निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन समुद्री जहाज चले हुए थे, छोटे और बड़े भी। आपने देखा होगा कि इंडिया की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा कोई हवाई जहाज में तो आया नहीं, हवाई जहाज का तो जब आविष्कार ही नहीं हुआ था। वो किस तरीके से आया? समुद्री जहाज से यहाँ पे आया। तो जो समुद्री जहाज मछुआरे होते थे बड़े लेवल के, वो 100, 200, 500 मछुआरे उस जहाज में जाते थे समुद्र के अंदर मछली पकड़ने के लिए। 200-300 जहाज अगर जाते थे तो कई बार ऐसा होता था, 1-2 जहाज जो होता था वो लौट के वापस तट पे नहीं आता था, वो डूब जाता था। तो उसमें क्या करते थे, वो जो 200 जहाज वाले हैं वो आपस में कॉन्ट्री करके थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके, जो उनके डॉलर उस टाइम के हिसाब से बनते थे, वो कुछ मदद उस परिवार की, उन जो 100-150 आदमी अंदर वो गए थे, वो जो मर गए, उनका जहाज भी डूब गया, उनकी वित्तीय सहायता कर देते थे। लेकिन वो कितनी होती थी वो कोई कंफर्म नहीं था, वो कर भी देते थे, नहीं भी करते थे। उस आदमी ने 1818 में ये सोचा कि भाई उसमें क्या था, वो जो नॉन्स आदमी थे, जो डायरेक्ट जानकार थे, वो उनकी मदद करते थे। लेकिन ये जो मॉडर्न इंश्योरेंस है, इसमें कोई जानकारी की जरूरत नहीं है। इसमें भी जब हमें क्लेम मिलता है, किसी आदमी को क्लेम मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस का हो या लाइफ इंश्योरेंस का हो, तो वो सोचता है यार मुझे तो इस कंपनी ने दिया, मुझे तो ICI ने दिया, मुझे तो HDFC ने दिया या LIC ने दिया। वो LIC, HDFC या ICICI वो उसने अपना पैसा नहीं दिया, उसने तो करोड़ों आदमियों को इंश्योरेंस कर रखा है। वो करोड़ों आदमियों का पैसा इकट्ठा हो रहा है, और जो लाखों आदमियों को क्लेम आ रहा है उनको वो दिया जा रहा है। तो ये हो गया मॉडर्न इंश्योरेंस। मतलब ये कि जो पैसा दे रहा है मेरा इंश्योरेंस है, कौन, मैं पैसा दे रहा हूं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो उस कंपनी को जानता हूं, मुझे क्लेम की जरूरत पड़ेगी तो मुझे वो कंपनी मुझे क्लेम देगी। इंश्योरेंस का मतलब है रिस्क ट्रांसफर, मतलब मेरे सिर के ऊपर जो रिस्क है वो कंपनी के ऊपर ट्रांसफर हो गया। अब
इसकी जरूरत मैं आपको पहले बता चुका हूं। लाइफ इंश्योरेंस की कैसे जरूरत है। लाइफ इंश्योरेंस की तो सीधा सा आप टर्म प्लान ले लीजिए। टर्म प्लान से आपका इमोशनल जो लॉस होगा उसकी कोई पूर्ति कर नहीं सकता, लेकिन HLV के हिसाब से जितनी आपकी आज की डेट में एनुअल सैलरी है, एनुअल इनकम है किसी व्यापार से, काम धंधे से या जॉब से, उसको 20 गुना करके किसी भी इंश्योरेंस एजेंट की बकावे में ना आके उसको 20 गुना करके और आप उसना अपना टर्म प्लान ले लीजिए। उससे आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। भगवान ना करे कभी आप नहीं रहे तो वो पैसा आपके नॉमिनी को, आपकी वाइफ को या आपके बच्चों को वो मिल जाएगा। फ्यूचर में उन्हें फाइनेंशियल दिक्कत नहीं पड़ेगी किसी तरह की। जो उनका आज लाइफस्टाइल मेंटेन आपने कर रखा अपने जीते जी, आपके ना रहने पे भी वो उसी लाइफस्टाइल में रह सकते हैं। ये तो हुआ लाइफ इंश्योरेंस का महत्व। अगर वो नहीं करवाया तो वो तो, अगर मौत आनी है तो वो तो आनी है, अगर हम नहीं रहे तो वो तो फिर उनकी फाइनेंशियल डेथ होनी है। मतलब ये हुआ कि हर आदमी को, जो मध्यम वर्गीय 100 करोड़ आदमी है, उनको किसी भी कंपनी से अपना लाइफ का इंश्योरेंस जरूर करवा लेना चाहिए, ताकि उसके बच्चों की उसके जाने के बाद उनको कोई दिक्कत ना पड़े। क्योंकि हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने कोई इंश्योरेंस नहीं करवाया और हम बीच में नहीं रहे, क्या हमारा सगा भाई हमारे बच्चों का खर्चा उठा लेगा, हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस, इसका AC का बिल या घर का किसी भी चीज का, हर चीज का किराया या खाने पीने का खर्चा, स्कूल की फीस वो दे देगा? जवाब होगा नहीं। क्या हमारा साड़ा दे देगा? जवाब होगा नहीं। अरे जब ये दो ही नहीं देंगे तो दुनिया के अंदर कौन आदमी ऐसा है जो हमारे परिवार की मदद कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी है ऐसी जो हमारे रहने ना रहने पे वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे परिवार की कर सकती है। क्यों करेगी? क्योंकि आज हम उसको अगर पैसा देंगे तो वो जरूर करेगी। ये तो हो गया टर्म प्लान का महत्व। अब आ जाते हैं हम हेल्थ प्लान पे। टर्म प्लान पे तो ये है, हम नहीं रहेंगे तो कंपनी क्लेम देगी, क्योंकि टर्म प्लान में तो उनकी टर्म ही यही है कि जब आदमी की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद वो पैसा देंगे। अब हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो जितने जी हमें वो मिलेगा। किसी तरह से हमने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, भगवान ना करे 5-7 साल 10 साल के बाद हमें कोई बीमारी होगी, या टांग बार टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, टांग कट गई, या किसी भी तरह के डिसेबिलिटी होगी, किसी भी तरह के हाथ पैर कट गया, किसी वजह से कोई सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो वो सारा पैसा हमारे जो हेल्थ प्लान की, जो जिस कंपनी से हमने इंश्योरेंस करवाया है वो कर देगी। नहीं तो क्या होगा, मैंने देखा है मध्यम वर्गीय परिवारों के पास पहली बात तो पैसा बच ही नहीं पाता, उनके खर्चे इतने होते हैं, और जो बच भी पाता है थोड़ा थोड़ा ही पैसा इकट्ठा भी करते हैं। जब भी कोई बीमारी आती है या भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे पहले वो बीमारी उसकी सेविंग को खा जाती है उस आदमी की, और सेविंग से भी उतना, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के पास उतने ज्यादा पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते, वो सेविंग भी खत्म होने के बाद मैंने लोगों की घोड़ा गाड़ी, मकान, दुकान, खेत खलियान बीमारी में बिकते हुए देखे हैं। इन सब से बचाव करने के लिए आप एक हेल्थ इंश्योरेंस करवा लीजिए। उसमें इतना ज्यादा प्रीमियम नहीं होता, वो एज के अकॉर्डिंग होता है। अगर कोई आदमी 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस किसी भी कंपनी से करवाएगा हेल्थ इंश्योरेंस, अगर उसकी एज लगभग 25 साल 30 साल होगी, तो उसका हेल्थ का इंश्योरेंस ज्यादा से ज्यादा 10-12 हजार रुपए का पड़ेगा। वो 20 साल का, एक महीने का 1,000 रुपए और एक दिन का लगभग 30 रुपए। एक दिन में अगर आप 30 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपके परिवार को 10 लाख रुपए की सुरक्षा दे रही है। भगवान ना करे कभी आपको इसकी जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़ गई तो वो देने के लिए तैयार है। और आजकल तो कैशलेस हॉस्पिटल चले हुए हैं सारे देश के अंदर, कंपनियों के पैनल पे होते हैं, आप वहां जाइए अपना इलाज करवाइए। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने योग्य ये बात है, बहुत से आदमी मैं ऐसे देखता हूं कि उनको कोई पहले ही कोई बीमारी है, वो सोचते हैं कि यार मैं हेल्थ इंश्योरेंस करवा लूं और मेरे को तो ये बीमारी है, कैंसर है, हार्ट डिजीज है, कुछ भी है, किडनी फेलियर है, तो मुझे पैसा देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको यह सलाह दूंगा, अगर आपको इतनी कोई गंभीर बीमारी है
और मेरी बात सुन के आप ये सोचे या पहले से ही सोच रहे हो कि मैं एक इंश्योरेंस करवा लूं, हेल्थ इंश्योरेंस, मैं 10, 20, 30 हजार रुपए इनको दे दूं और फिर 10 लाख रुपए जब मेरे लगेंगे तो ये इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। वो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो वो क्लेम आपका रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि जो पहले से कोई बीमारी है उसको वो कवर नहीं करते तो हैं, लेकिन आज आपने इंश्योरेंस करवाया आज के 4-5 साल के बाद, उसमें भी एक कंडीशन होती है, जिस टाइम आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं उनको अपनी कोई हेल्थ से संबंधी, आपकी सेहत संबंधी कोई समस्या है, आपने कोई सर्जरी करवाई है, किसी तरह की आप दवाई ले रहे हैं, तो आप उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को अपने बारे में पूरा सत्य बताइए, क्योंकि इंश्योरेंस जो होता है वो परम सत्य के सिद्धांत पे काम करता है। इंश्योरेंस कंपनी हमें ये कहती है कि मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ लिखकर बताकर आपके पास भेज दिया है, आपका भी मोरल कर्तव्य यही है कि आप अपने बारे में सारी सही जानकारी दीजिए। अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी है, कुछ टाइम से शुगर है, या आपका थोड़ा बहुत बीपीआई रहता है, या आप कोई ड्रिंक करते हैं, स्मोकर है, थोड़ी बहुत 1-2 बीड़ी सिगरेट कुछ पीते भी हैं, तो आप उसको छुपाइए नहीं। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के लिए जा रहे हैं, आप अपने एजेंट से करवा रहे हैं, उस एजेंट को बताइए, उस एजेंट के भरोसे पे भी ना रहिए, जो प्रपोजल फॉर्म है उसके अंदर फिल अपने हाथ से करवाइए। मेरे देखने में आया, नीचे आप साइन कर देते हैं और वो जाके अगर कोई आपको छोटी मोटी सेहत संबंधी समस्या भी है, वो एजेंट उसमें लिखता नहीं है, क्योंकि उसको यह पता है इस सेहत समस्या की वजह से आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। अभी आपका 12,000 रुपए है, तो हो सकता है कंपनी आपका 15,000 रुपए कर दे, और फिर आप वो 15,000 रुपए ना पे करो, आप कहोगे यार मेरे को तो 12 गया था, आप अपना पैसा वापसी ले लो और उस एजेंट का पैसा मर जाए। तो वो ऐसे करके इस तरह से ग्राहक के साथ चीटिंग कर सकते हैं। आप किसी एजेंट से करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में आपको सर्विस भी लेनी पड़ सकती है, ले लीजिए या ऑनलाइन ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं है। लेकिन आपके बारे में, अपने बारे में, या अपने बच्चों का भी फैमिली फ्लोटर प्लान ले रहे हैं, अपनी वाइफ को और अपने बच्चों का, उनकी सेहत के बारे में ए से लेके जेड तक सही बताइए। आप बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब पीते हैं, कितनी पीते हैं, वो सारी बता दीजिए। आप ये ना सोचिए कि इंश्योरेंस कंपनी को पता नहीं लगेगा, उस वजह से कोई दिक्कत आएगी। आपने नहीं बताया तो इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम नहीं देगी। आज आपने अपने बारे में बिल्कुल सही बता दिया, और दारू पीते हैं, 1 पैक पीते हैं, 2 पीते हैं, मंथली पीते हैं, ईयरली पीते हैं, 6 महीने पीते हैं, ब्याह शादी पीते हैं, फंक्शन में पीते हैं, हफ्ते में पीते हैं, या डेली पीते हैं, वो सारी बात आप उनको लिख के दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका इंश्योरेंस नहीं होगा, आपका कुछ प्रीमियम बढ़ जाएगा, लेकिन आपको जब हेल्थ इंश्योरेंस कि कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आपकी कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। उसकी वजह से अगले 4-5 साल के बाद आपको कोई सेहत संबंधी समस्या भी आ गई तो उसका भी आपको क्लेम मिलेगा, क्योंकि आपने उसके बारे में पहले बता चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।